हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो ध्यान रखिए, काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आपके समझ में तभी आएगा जब आपने पुराने पिछले वीडियो लेक्चर्स हमारे देखे हों। कारण, क्योंकि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं निकालनी आती है तो भी आप ये समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन नहीं निकालनी आती तो भी आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आज आपको वापस एक बार बता देता हूँ हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड आल्सो हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पर फोर्स हम कैसे निकालेंगे, ये चीज हम आपको सिखा देंगे। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, इनके बिना आप ये डेरिवेशन या डायरेक्शन नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या बताई, फोर्स एक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए हमने बताया था, आप सिर्फ राइट हैंड पाम रूल याद कर लो यार। राइट हैंड पाम रूल ये कहता है, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड पाम इन सच ए वे दैट थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स करंट। देखिए पहली चीज ये कि राइट हैंड, थंब का मतलब है राइट हैंड ही होना चाहिए। आप कई बार लेफ्ट पकड़ लेते हो, कई बार राइट पकड़ लेते हो। अंगूठा करंट की तरफ होना चाहिए और उंगलियां उस पॉइंट की ओर होनी चाहिए। मैंने कहा राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से भी। थंब रूल में भी थंब करंट की तरफ, फोल्डिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। अब फोल्डिंग फिंगर में क्या होता है, एक कंबाइंड डायरेक्शन आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर राइट हैंड थंब रूल पाम रूल लगाएंगे तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे मान लो ये है, अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो हमने ऐसे किया अपना राइट हैंड थंब। देखो थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स उधर करनी है जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब जरूरी नहीं फिंगर वहां तक पहुंच जाएं, या पॉइंट तो यही है, फिंगर तो मेरी आगे, फिंगर कहां जा रही है इससे मतलब नहीं, किस डायरेक्शन में है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स पी पॉइंट की तरफ। तो हमारी पाम किधर है, अंदर की तरफ, देखो ना अंदर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वर्टिकली इनवर्ड ब्लैक बोर्ड के अंदर। और अगर यहीं पर निकालना होता है इस साइड में, तो वही पाम रूल देखो आप, देखिए आप आराम से देख पा रहे हैं, अंगूठा करंट तरफ, अब फिंगर्स इधर कर दी हमने, तो हमारी पाम वर्टिकली आउटवर्ड है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकली आउटवर्ड। ये चीज सबको निकालनी आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी सबको आनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गया, तो हमने पढ़ाया था ईच करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। अगर आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा ध्यान है, BIL साइन थीटा, जिसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। अब ध्यान रखना, अब ये मेरा राइट हैंड है, समझ गए ना, ये राइट हैंड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब लेफ्ट हैंड लेना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फादर मदर चाइल्ड, ये मैंने तीनों बातें आपको सिखाई थी, फादर मदर और चाइल्ड। क्या था फादर मदर चाइल्ड का मतलब, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब C फॉर करंट। मतलब आपको दो डायरेक्शन पता होंगी, तीसरी डायरेक्शन आपको निकालनी होगी। मैंने बताया था ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को चेंज नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से वर्टिकली इनवर्ड, और ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें रखा है। अब इस पे फोर्स किधर लगेगा ये सपोज निकालना है, सपोज इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है, किधर लगेगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड रूल लीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ब्लैक बोर्ड हमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर दिया, करंट ऊपर जा रही, देखो ऊपर है मेरी उंगली, तो अब हम किधर, इधर है ना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये सबको अच्छे से निकालना आना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, मतलब इंटरनेशनल एम्पियर को भी हम डिफाइन करेंगे। तो बहुत ही इजी टॉपिक है,
लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो चलिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसमें भी अब दो केस बनते हैं कि अगर दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही तब रिजल्ट क्या आएगा, और दोनों में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है ना। तो पहला केस लेके चलते हैं। फार्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों केसेस में फार्मूला सेम आएंगे करंट के, लेकिन अट्रैक्शन या रिपल्सन मतलब फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। तो पहला केस ले रहे हैं when current are in same direction, case number 1, when currents are in same direction, जब दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तब रिजल्ट क्या होगा। देखिए, ये दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दोनों में करंट, एक में I1 जा रही है, एक में I2 जा रही है। आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में है। लेंथ L ले ली है दोनों की हमने, या लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा चीजें। सेपरेशन हमने R ले लिया है, जरूरी है ये। नाम दे दो इनके PQ और RS। दो कंडक्टर हमने लिए PQ एंड RS, पैरेलल कंडक्टर्स, फ्लोइंग करंट्स I1 एंड I2 अलोंग सेम डायरेक्शन। और दूसरा केस हम लेंगे तब दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में, फिर देखते हैं क्या आंसर निकलता है। ठीक है ना। तब हमें क्या निकालना, फोर्स बिटवीन टू। हमने अभी बताया था कोई भी, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे फोर्स तब लगेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से इससे अगर हमें फोर्स निकालना है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हमें निकालना है। और एक चीज और मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस कंडक्टर के ऊपर नहीं होता है, मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ नहीं होगा, इसके कारण आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद की लाइन पे नहीं होता है, जीरो होता है, आपको बताया जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, सब में प्रूव किए, 4 बार यही काम करना है। इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, हमें निकालना आता है। क्या फार्मूला था, ये एंड डिफाइन नहीं है, इसका मतलब हमें इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो पता नहीं ये एंड यहाँ कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, तो सिंपल हमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और हमने बताया था कि किसी वायर से, ये वायर में करंट आई जा रही है, इससे r डिस्टेंस पे यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है, μ0I/2πr। ये बायोसेवर्ट्स लॉ से भी हमने ड्राइव किया था वीडियो लेक्चर में, और एम्पियर सर्किटल लॉ से भी ड्राइव किया था, दोनों से हमने ड्राइव किया था। आपको यहाँ ड्राइव नहीं करना, आपको सिर्फ रिजल्ट यूज में लेना है, बाकी ड्राइव नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, मैग्नेटिक फील्ड एट RS, मतलब इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, इसके कारण, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर PQ। इस PQ के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 नाम दे रहे हैं इसको, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड B1, फार्मूला μ0I/2πr, फार्मूला होता है μ0I/2πr। तो I की जगह I1 आएगा और रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो μ0I/2πr, राइट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमने भी बताया था पाम रूल, अंगूठा इधर करो ऊपर की तरफ, इसकी वजह से निकालना, इसकी करंट नहीं देखनी आपको, भूल जाओ यहाँ पे कंडक्टर रखा है, आपको तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कितना आएगा, इनवर्ड आएगा, अंदर आ रही है ना, अंगूठा ऊपर उंगलियां उधर, अरे इधर निकालना मैग्नेटिक फील्ड, उंगलियां उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये B1 इनवर्ड आएगा यहां पर, ऐसे करके ये अंदर आएगा B1। अब
अब जब मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पता चल गया, अब आप इससे फोर्स निकाल सकते हो। आपको पता चल गया ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, हाँ है, I2 करंट जारी, ये मैग्नेटिक फील्ड रखा, हाँ रखा है। अब इस पे फोर्स किधर लगेगा आप एक लाइन निकाल देंगे। नाउ फोर्स ऑन RS, अब हम RS से फोर्स निकालेंगे F2। अब कई बच्चा कहता सर F2 क्यों, F1 क्यों नहीं? अरे मैग्नेटिक फील्ड V1 इसलिए था क्योंकि इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका नहीं था, फोर्स इसमें निकाल ले दूसरे वाले पे, तो फोर्स F2। फोर्स का फार्मूला B की जगह V1, I का मतलब I2, L साइन थीटा, थीटा कितना आएगा 90। L और B परपेंडिकुलर हैं, कंडक्टर की लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है परपेंडिकुलर, साइन 90 कितना होता है 1, तो फोर्स कितना आएगा F2 बराबर B1 I2 और L। B1 की वैल्यू ये डाल दो, हम निकाल चुके B1, तो F2 बराबर आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R I2 इंटू L। ये फोर्स आ गया सर, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई R। अब ये फोर्स किधर आएगा, मैंने कहा ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये उंगली देखो मैग्नेटिक फील्ड वाली अंदर गई मेरी, करंट ऊपर जा रही है I2 दिख रही है, अंगूठा किधर इधर P की तरफ, तो ये फोर्स आया ना ये F2, ये किधर आया टुवार्ड्स PQ, टुवार्ड्स PQ। तो ये चीज आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, यही हम बार बार करेंगे, तो सबको आना चाहिए, ठीक है ना। फोर्स, अब अगर हम इसको लिखें फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो L नीचे आ जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R आप लिख सकते हो, ये नोट कर लीजिए, हटा रहा हूं मैं इसको, आई होप यू विल नोट डाउन। हो गया, चलिए थैंक्स। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालें, पर यूनिट लेंथ अगर हम बात करें, तो मतलब F2 अपॉन L की बात कर रहे हैं, तो L को नीचे ले लो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, डायरेक्शन टुवार्ड्स PQ। अब मैं क्या कह रहा था, यही काम ऐसे करना। अब इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस पे फोर्स, उसके बाद हमारे सामने कंक्लूजन होगा। अब यही काम बार बार करना है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, PQ पर मैग्नेटिक फील्ड RS के कारण, सिमिलरली ये आपके समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से, आप नोट कर लें फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ठीक है ना, बहुत इजी है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, तो एक साइड क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब देखिए हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, अब हम कह रहे हैं सिमिलरली, अब सब कुछ ऐसे ही चलना है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट PQ। अब हम यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसके कारण ड्यू टू RS, ड्यू टू क्या लिखें, V2 लिखना पड़ेगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट काम में आएगी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R, डायरेक्शन इसके कारण इधर निकालो, तो अंगूठा ऊपर क्यों, ये करंट ऊपर, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, हथेली किधर है बाहर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डॉट आएगा, V2 डॉट मतलब बाहर। अब हम इससे फोर्स निकाल सकते हैं, नाउ फोर्स ऑन PQ F1, यहां फोर्स F2 था, दूसरा वाला कंडक्टर, ये पहला वाला 1, फार्मूला क्या, वही विद साइन थीटा, B की जगह V2 I1 L और साइन 90, V2 की वैल्यू डाल दो, ये रही म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R और इंटू I1 और साइन 91 हो गया और L। देखो फार्मूला सेम है कि नहीं, अभी मैंने फोर्स निकाला था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2, बिल्कुल सेम फार्मूला, मैंने कहा कोई अंतर ही नहीं है। अब ये फोर्स किधर लगेगा, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड आना चाहिए। अब देखो आप गौर से देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली बाहर है बोर्ड से, करंट ऊपर ही जा रही है, देखो करंट वाली उंगली ऊपर है, अब अंगूठा किधर है,
उधर है भैया अंगूठा, इधर F1 इधर आएगा टूवर्ड्स RS, मतलब RS के जो फोर्स लग रहा है वो PQ की तरफ लग रहा है और PQ की जो फोर्स लग रहा है वो RS, मतलब जब दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो लगने वाले फोर्स एक दूसरे की तरफ हैं, मतलब ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये है कंक्लूजन। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां पर भी आप लिख सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर लिख रहे हो तो F1/L लिखेंगे हम, और ये होगा म्यू नॉट, वही फार्मूला सेम, I1 I2 चाहे जैसे लिख लो अपॉन 2πr। तो फार्मूला वही होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स, फार्मूला वही होता है, डायरेक्शन अलग होता है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन बोथ द कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज, ये डायरेक्शन देखो दोनों अट्रैक्ट का मतलब ऐसे करके शेप ऐसे बनेगी, दोनों खींचेंगे अंदर की तरफ, खींचेंगे अंदर की तरफ। दैट इज व्हेन currents are in same directions, दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन, then they attract each other, मतलब जब दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप ये नोट कर लें। अब इसका दूसरा केस क्या आएगा? व्हेन करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों कंडक्टर्स में करंट एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो रिजल्ट क्या होगा? तो चलिए, अब आपको निकालना आ गया है मेरे ख्याल से, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हटा रहा हूं मैं। केस 2 मतलब बी पॉइंट लगा सकते हैं आप। व्हेन करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कंडक्टर्स में करंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अब रिजल्ट क्या आएगा? चलिए भाई, अब व्हेन करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब आप एक की करंट चेंज कर दो, अपने आप अपोजिट हो जाएगी। ये कंडक्टर PQ है, ये RS है, वही सेम R डिस्टेंस पे रखते हैं। इसमें करंट I1 थी और इसमें I2 थी। अब हमने I2 को चेंज कर दिया, ये लोग अपने आप अपोजिट हो गई ना। दोनों के अपोजिट मत करना, दोनों को चेंज मत कर देना। एक डायरेक्शन चेंज करती अपने आप दोनों कैसी हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। फिर हमें वही काम करना है। इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो कि नहीं लिख पाओगे अभी? तो चलिए लिखवाइए। मैग्नेटिक फील्ड एट PQ, देखो कहां चेंज जाता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट RS, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालिए इसके कारण ड्यू टू PQ। कोई फार्मूले में चेंज नहीं आएगा। V1 बराबर एज इट इज म्यू नॉट I1 अपॉन, भाई चेंज क्यों आएगा? इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो इसमें करंट I1 है, तो I1 तो पहले भी थी, डिस्टेंस R पहले भी थी। हमने सिर्फ I1 की जगह I2 थोड़ी लिख दिया, हमने तो I1 की डायरेक्शन चेंज की, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, फार्मूले जो अभी हमने निकाले थे ना, सारे के सारे फार्मूले वापस वही आने वाले हैं। सिर्फ चेंज कहां हो रहा है? डायरेक्शन में चेंज हो रहा, और कहीं चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी डायरेक्शन इसकी तो चेंज भी नहीं है, ये तो ऊपर ही है, पहले ऊपर थी, देखो इनवर्ड ही आएगा। ये लो V1, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड V1 वैसे ही आएगा जैसे, क्योंकि ये डायरेक्शन सेम है, पहले भी तो ऐसे ही करंट थी और यहाँ मैग्नेटिक डायरेक्शन किसकी चेंज हुई? इसकी। तो इसके कारण अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो पहले वाली डायरेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि पहले करंट यहाँ ऊपर थी, अब करंट यहाँ नीचे कर दी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चलिए, फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं आएगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है।
मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, लेकिन करंट पिछली वाली नहीं है, तो फोर्स चेंज हो जाएगा। देखो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज नहीं हुआ, फोर्स भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। नाउ फोर्स ऑन आर एस देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। नाउ फोर्स ऑन आर एस F2 बिल साइन थीटा वही B1 I2 L साइन 90, B1 की वैल्यू डाल दो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर इंटू I2 इंटू L। ये फोर्स आ गया। डायरेक्शन देख लेते हैं, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है अंदर, हाँ है। अब करंट ऊपर तो है नहीं, करंट नीचे है। तो देखो मैंने कहा पूरा फ्रेम घुमा लो ऐसे करके, देखो अब करंट नीचे आ रही, तो उंगली करंट वाली नीचे जा रही है, अंगूठा किधर है, बाहर है, इधर। फोर्स इधर लग रहा है यार भाई मेरे, F2। ये F2 फोर्स इधर लग रहा है बाहर तरफ, अवे फ्रॉम RS, अवे फ्रॉम RS। यहाँ फिर से हम वही फार्मूला, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ अगर निकालेंगे तो L नीचे कर लो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर ही आएगा। अब यही काम इस साइड के लिए कर लो। इस साइड के लिए तो वही काम करना है कि इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, कंक्लूजन हमारे सामने आ जाएगा। पिछले वाले केस में जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन थी, दोनों कंडक्टर अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ शायद रिपेल करेंगे। अभी देख लेते हैं आगे क्या होगा, तो नोट डाउन दिस। अभी देख लेते हैं अगला केस। हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू निकालेंगे इसके कारण, ठीक है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज स्टेप। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट आर एस डे क्या लिख लें, पी क्यू, ये लो लिख लिया पी क्यू ड्यू टू आर एस। आर एस के कारण पी क्यू निकालेंगे, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड, तो जहां ये है हटाओ इसको, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड B2 I2। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन देखना, पहले हम सेट कर दूं यहां पर सारी चीजें सेट कर रहा हूं। F1 1 देखिए, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट नीचे आ रही है, अंगूठा नीचे होना चाहिए, उंगलियां उधर होनी चाहिए, अकेली नीचे जा रही ना, देखो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड भी अब अंदर हो गया है, ये B1 भी अंदर आ गया है, सॉरी B2, तो ये B2 डायरेक्शन इनवर्ड हो गई है। जब यहां मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया है तो इस पर फोर्स निकाल लो। फोर्स का फार्मूला VIL साइन थीटा, B1 की जगह B2, I1 की जगह I2 की जगह I1 L साइन थीटा। B2 में B2 ये रहा, I2 मैंने कहा ना फार्मूले वही रहेंगे अल्टीमेटली, I1 I2। अब देखो डायरेक्शन, मैंने कहा ना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें डायरेक्शन के अलावा कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालनी आएगी। फार्मूला तो पता ही है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, फोर्स का फार्मूला बिल साइन थीटा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, गलती से भी राइट हैंड मत ले लेना, ठीक है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हाँ है। अब ये करंट की तरफ ऊपर जा रही ना, ये घुमा के ऊपर ले जाओ, करंट की तरफ हो गई। अंगूठा किधर जा रहा है, देखिए अंगूठा इधर जा रहा है, तो ये फोर्स इस पे भी इधर लगेगा, F1 अवे फ्रॉम PQ, अवे फ्रॉम PQ। तो एज इट इज मैंने कॉपी किया है, PQ RS वो चेंज किए हैं, आप चेंज कर लेना, नहीं तो आप ऐसे कर लो। कंक्लूजन क्या है, दोनों कंडक्टर में फोर्स बाहर लग रहे हैं, ये दोनों एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कंक्लूजन ये है, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे रिपेल ईच अदर, दैट इज व्हेन currents are in opposite direction, then they repel each other, they मतलब conductors, they repel each other,
तो जब दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में थी तो वो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और जब दोनों कंडक्टर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये कंक्लूजन है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, वो सेम आ रहा है, चाहे करंट सेम डायरेक्शन में हो, चाहे फोर्स का फार्मूला नहीं बदलेगा। क्यों? यहाँ करंट I1, यहाँ I2, डायरेक्शन चेंज करने से I1 I2 थोड़ी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन सिर्फ चेंज करें मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हुई है, और कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। अब हम इसी पे बेस्ड हम एक डेफिनेशन जो बोर्ड में काफी बार पूछी जाती है, इंटरनेशनल एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे, जो बोर्ड में काफी पूछी जाती है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर या इंटरनेशनल एम्पियर, उसको देखते हैं। ये नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया है? चलिए, हो गया पॉज। चलिए, हम अब लिखने जा रहे हैं इंटरनेशनल एम्पियर। इंटरनेशनल एम्पियर या डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो जनरली बच्चा R बराबर B अपॉन I या I बराबर Q अपॉन T पता नहीं कहाँ से डिफाइन करके आ जाता है, लेकिन एग्जामिनर का पूछने का मतलब होता है कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर मतलब। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर देखिए, हम यहीं से निकालते हैं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, अभी जो हमने फार्मूला निकाला था वो क्या था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, राइट। अब देखिए, अगर यहीं से बात करते हैं, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, R इक्वल टू 1 मीटर। हमने मान लिया कि दोनों जो वायर्स हैं हमारे, उनके बीच में सेपरेशन कितना है, 1 मीटर का है। I1 I2 दोनों कितने हैं, 1 एम्पियर 1 एम्पियर है। तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है देखिए, तो हमें क्या मिलेगा, F अपॉन L कितना आ रहा है, 1 1 1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचेगा, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। F अपॉन L है तो न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं हम, F अपॉन L। ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूं। हमने I1 I2 को 1 एम्पियर लिया है, R बराबर 1 मीटर लिया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का जो फार्मूला आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। इट मीन्स, ध्यान सुनिए, 1 एम्पियर वो करंट है, आपने I1 I2 1 एम्पियर लिया, विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू 2 पैरेलल वायर्स प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, क्योंकि म्यू नॉट है, produces a force of attraction or repulsion between the wires, कितना, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन। मतलब 1 एम्पियर, पहले मैं हिंदी में एक बार समझा देता हूं, उसके बाद मैं लिख देता हूं इंग्लिश में। 1 एम्पियर वो करंट है जिसे 2 पैरेलल वायर्स में अगर हम फ्लो करें तो उनके बीच यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स प्रोड्यूस कर दे, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर दे। अब मैं लिख रहा हूं, दैट इज 1 एम्पियर इज दैट करंट, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, किताबों में लिखी है, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू two parallel wires placed in air या vacuum at a distance of
at a distance of 1 meter apart produces a force of attraction or repulsion, produces a force of attraction or repulsion कितना 2 into 10 power minus 7 Newton per meter length of the wires, per meter length of wires। मतलब 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल वायर्स में अगर हम फ्लो कर दें, दोनों पैरेलल वायर्स कहाँ रखे होने चाहिए, एयर या वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे होने चाहिए, तो उनके बीच यूनिट लंबाई पर कितना फोर्स प्रोड्यूस कर दे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर दे। तो इसको हम कहते हैं 1 एम्पियर डेफिनेशन, या इंटरनेशनल एम्पियर भी हम इसको कह सकते हैं। तो चलिए, ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स मैं एक दो करके बता रहा हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, बहुत इजी है। चलिए, ट्वेल्थ क्लास के रेगुलर वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। 11th का तो फिर भी लेट हो जाता कई बार, लेकिन 12th का रेगुलर वीडियो लेक्चर आ रहा है, तो आप मिस ना करें, आप अपना कोर्स कंटिन्यूएशन में करते रहें, आपका भला होगा, ठीक है ना। चलिए हटा देता हूँ। हो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। टू पैरेलल वायर्स हैविंग करंट 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर along the same direction, placed at a distance of 10 सेंटीमीटर apart, दोनों वायर्स एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। क्या पूछा जा सकता है बताइए, इन दोनों वायर्स के बीच में कहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज वायर्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जीरो। क्या पूछा जाएगा, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज वायर्स नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। तो हमें पहले ये देखना कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बीच में। अच्छा सब चलिए ध्यान देते हैं, जैसे मान लिया हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया पी पॉइंट पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे हमने ऐसा मान लिया कि इस पी क्यू वायर से, सॉरी पी क्यू यार ए भी ले लेते हैं, ए भी ले लो सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो, ऐसा मैंने मान लिया। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब हो सकता है, यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो कब सकता है, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल और अपोजिट हों। तो देखते डायरेक्शन, जैसे अगर हम इसके कारण, इस वायर के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो किधर आएगा, अंदर, और इसके कारण निकालना चाहे, देखो करंट ऊपर, उंगलियां अंदर, तो बाहर आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस अपोजिट आ रही, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के चांस हैं यहां पर, बस अपोजिट है इसलिए जीरो हो जाएंगे, इक्वल कर देंगे हम। तो चलिए हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए बी, ये जो ए बी वायर है इसके कारण पी पर मैग्नेटिक फील्ड, बताइए V1 बराबर, फार्मूला भी बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ऐसा फार्मूला होता है, हो जाएगा म्यू नॉट आई की जगह 1 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर की जगह एक्स
यहाँ से डिस्टेंस कितनी है x, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा B1। अब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन निकालेंगे, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू CD जो वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो P पर, तो निकाल ही सकते हैं ना। कितना आएगा, B2 नाम दे दिया हमने, म्यू नॉट, वही फार्मूला I/2πr। अब ये म्यू नॉट I ये कितना आएगा 3/2πr। यहां से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 - x होगी ना, 10 - x। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की ओर, देखो इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, इसके कारण। अब मेरे ख्याल से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो निकालनी आ गई होगी यार। राइट हैंड पाम रूल अगर अभी भी लगाना नहीं है तो आप बार बार वीडियो लेक्चर देखिए, और कुछ नहीं कर सकते हम तुम्हारा, प्लीज। अब ये दोनों अपोजिट हैं तो जीरो कब होगा, जब दोनों इक्वल हो। भाई दो अपोजिट वेक्टर कब कैंसिल होते हैं, कब नलीफाई होते हैं, जब वो दोनों इक्वल भी हों। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो तभी होगा जब B1 और B2 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट तो हैं, इक्वल और कर दो। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी जीरो ओनली व्हेन, कब जीरो होगा, B1 एंड B2 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। आपको एग्जाम में बोर्ड में अटैक मारने में इतना नहीं करना, ये तो मैं तरीका बता रहा हूं। तो अपोजिट तो है भाई मेरे, इक्वल कर दो, तो इक्वल कर दो दोनों को, हटा दो क्वेश्चन, ये इक्वल कर दीजिए। तो दैट इज म्यू नॉट इंटू 1/2πx इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 3/2π 10 - x। इसमें कुछ भी नहीं है, हम तो इतना धीरे कर रहे हैं आपके समझ में आ जाए इसलिए, बाकी तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था। म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, 2π से 2π गया, यहाँ कितना बचेगा 1/x। अब 3/10 - x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x इज इक्वल टू 10 - x, x को इधर ले आओ, 4x इज इक्वल टू 10, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 10/4। वेरी गुड, मेरे से ही भाग दिलवा ना 10/4। 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां जीरो होगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम AB। अगर ये नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। देखो मैं बताऊं, ऑप्शन जो आपको मिलेंगे इसमें 2.5 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम AB, फ्रॉम CD। गड़बड़ हो गया, आपने पूरा नहीं कर देखा। AB से x लिया था ना हमने डिस्टेंस, तो AB से 2.5 आया, यहां से कितना होगा 10 में से 2.5 माइनस करो तो 7.5 आएगा ना। तो यहां लिखो आगे फ्रॉम AB। अब आपका पूरा आंसर हुआ कि दोनों वायर्स हैं जिनमें करंट सेम डायरेक्शन जा रही थी, एक में 1 एम्पियर एक में 3 एम्पियर, दोनों 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे थे। तो कहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो आया, AB वायर से 2.5 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि वहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो रहे हैं। तो आंसर पूरा लिखेंगे, नॉट ओनली 2.5 सेंटीमीटर। इधर से 2.5 सेंटीमीटर थोड़ी हुआ, इधर से तो कितना होगा। अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली 100% ऑप्शन में क्या होगा 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम CD। तुमको कि मेरा तो 7.5 आया ही नहीं यार, मेरा तो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी अपना यूज में लेना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो आंसर सही है या नहीं है, समझ गए ना। तो आंसर आप जरूरी नहीं कि आपने 2.5 निकाला, वहां ऑप्शन में 2.5 लिखा मिल गया, ऑप्शन में 7.5 होगा, लेकिन उसको पूरा पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यही तो मेरा है। ये कह रहा 7.5 यहाँ से और हम कह रहे हैं 2.5 यहाँ से, मतलब दोनों सही हो। पर ऑप्शन में अगर ये नहीं वो है तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको
अब ये अच्छे से आ गया होगा। अब आपको देखिए क्या क्या चीज, आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म हो गया पिछले 3-4 वीडियो लेक्चर्स में। हमने एक तो बायोसेवर्ट्स लॉ उसके एप्लीकेशन करा दिए, एमपीएस सर्किटल लॉ उसके एप्लीकेशन करा दिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ये करा दिया। अब जो हमारा मेन सेक्शन बचता है, हम पहले तो फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज हम पढ़ चुके हैं, तो हम मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, पर वहां पर हम साइक्लोट्रॉन वगैरह पढ़ लेंगे। उसके बाद टॉर्क पढ़ना है मेन, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, टॉर्क के बाद फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। बाकी हमने मीटरिंग सर्किट, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो लेक्चर में डाल रखे हैं, तो उनको हम यहाँ पर अब नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ेंगे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि बोर्ड में कई बार वो आ जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना, बार बार हर चीज नहीं बताई जाएगी आपको, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, उनको देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।